जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी, यहाँ के विधायक और मंत्री, लोकप्रिय मंत्री गोविंद ठाकुर जी, हमारे रामलाल मार्कंडे जी जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, राम सिंह जी उपाध्यक्ष, हमारे राकेश जम्वाल जी प्रदेश के महामंत्री, त्रिलोक जम्वाल जी प्रदेश के महामंत्री, भीमसेन जी जिला के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में सांसद रहे, मंत्री रहे, सम्माननीय महेश्वर सिंह जी, हमारे सभी मंच पर आसीन मंडी जिला और कुल्लू जिला के विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कुल्लू क्षेत्र के और कुछ पड़ोस के मंडी के क्षेत्र के आए हुए सभी भाइयों और बहनों, हमारे नौजवान साथी और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज कुल्लू में आने का अवसर आपने दिया है और आप सबके दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। मैं कुल्लू की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले मां हिडिंबा देवी को नमन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं। मैं बिजली महादेव को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेता हूं। आजकल डुगरी का मेला हिडिंबा देवी के प्रांगण में चल रहा है। मेलों का समय है, हर देवता अपने अपने गांव में भ्रमण पर निकले हैं। मैं सभी देवी देवताओं को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात करूंगा। मैं आ रहा था तो मैंने कुछ दुकानें देखी तो मुझे पीपल जातर याद आ गया। उसका भी मेला कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ और अभी भी मेले की रौनक मुझे देखने को मिलती है। ऐसी पवित्र देवी देवताओं की भूमि को मैं पुनः नमन करते हुए अपना आशीर्वाद उनसे प्राप्त करता हूं। मित्रों, जिस तरीके से आपने मेरा शानदार और जानदार स्वागत किया, मैं दोनों शब्द इसलिए बोलता हूं क्योंकि शानदार तो था ही, लेकिन कई बार शानदार में जानदार नहीं, ये शानदार भी था और जानदार भी था। इस जानदार स्वागत के लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद राजनीति को दूर से समझने की कुछ आदत सी और चेहरों को पढ़ने की भी मेरी आदत है। मैं ये कह सकता हूं कि जो जोश आपने दिखाया है, जो उमंग आपने दिखाई है, जो ताकत आपने दिखाई है और जिस ललक के साथ आप लगे हैं, आने वाला समय हिमाचल फिर से कमल खिलाने वाला है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि जयराम जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुर है
और हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके आशीर्वाद को लेकर नई उमंग के साथ फिर से हिमाचल की सेवा में हम जुटेंगे। इस बात का मित्रों, मैं जयराम जी को सुन रहा था, राकेश जवाल जी मन संचालन कर रहे थे, दोनों ही, और सुरेश कश्यप जी को हमने सुना। सभी ने अपने वक्तव्य में एक बात पर जोर दिया कि हमने हिमाचल की जनता के लिए मोदी जी ने हमने क्या क्या किया है। आप बताइए, कोई कांग्रेस की सरकार 5 साल बाद जनता के बीच में जाके ये हिम्मत रखती है कि वो कहे कि हमने ये किया है? कह सकती है क्या? कह सकती है क्या? कांग्रेस में हिम्मत ही नहीं है कि वो जनता के सामने जाकर छाती ठोक के बोले कि हमने जो कहा था वो किया है। ये हिम्मत है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो हमारे। और इसका अहम नहीं है, इसका गुमान नहीं, इसका दूर नहीं है। ये जनता के प्रति नतमस्तक होकर के सेवा भाव से काम करने का जो प्रण हमने लिया है, उसका ये रूपांतर है, उसका ये रूप है। इसको हमको समझना है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश मोदी जी के नेतृत्व में बदल गया है। और फिर कहने के लिए नहीं कहता हूं, पूर्व का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश में भी रहा हूं और देश का भी रहा हूं। इस देश में एक तो कभी भी कोई दवाई इजाद नहीं की गई, कोई दवाई आने बनी, कोई वैक्सीन नहीं बनी। अगर वैक्सीन आई विदेशों से आई, फिर चाहे टेटनस की दवा हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस की हो, चाहे पोलियो की हो, जापानी बुखार का जापान में दवाई बनी थी 1906 में और भारत पहुंची 2006 में। 100 साल लग गए। टेटनस की दवा 38 साल बाद पहुंची, बीसीजी की दवा 27 साल बाद पहुंची, पोलियो की दवा 27 साल बाद पहुंची। और देश बदल गया मोदी जी के नेतृत्व में। 2020 की जनवरी में कोरोना आया, 2020 के अप्रैल में दवाई बनाने का भारत सरकार ने ठानी और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन 9 महीने के अंदर भारत को दी गई। आज आप अमेरिका की तस्वीर देखो, जो बाइडेन मास्क लगा के बैठे हैं। आप पुतिन की तस्वीर देखो, मास्क लगा के बैठे। आप ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की तस्वीर देखो, मास्क लगा के बैठे हैं। और यहां भारत में आप सब लोग बड़े नजदीक सट के बिना मास्क के बैठे। ये 190 करोड़ इंजेक्शन, 190 करोड़ डोज, 10 दिनों के अंदर हम 200 करोड़ पार कर जाएंगे। 200 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और दुनिया का सबसे तेज गति से करने वाला प्रोग्राम है, तो वो हमारा भारत का मोदी जी का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। बताइए, आपको मोदी जी ने स्वास्थ्य का कवच पहनाया कि नहीं पहनाया? पहनाया कि नहीं पहनाया? और इसके साथ साथ मुफ्त में पहनाया कि नहीं पहनाया? और एक नहीं 2-2 डोज लगवाई कि नहीं लगवाई? और उसके बाद बूस्टर डोज लगाया कि नहीं लगाया?
बदलता भारत है। ये हमको समझना होगा, ये हमको जानना होगा। आप बताइए, यूक्रेन में झगड़ा हुआ, अमेरिका सरकार ने अपने अमेरिकन लोगों को वहां से लाए क्या? ऑस्ट्रेलिया के लोग लेके आए क्या? कनाडा के लोग लेके आए क्या? आप बताइए, कोई यूरोप के देश के व्यक्ति को लेकर के आए क्या? बताइए, लेके आए क्या? और मोदी जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की? युद्ध को रुकवाया कि नहीं रुकवाया? ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? युद्ध को रुकवाया कि नहीं रुकवाया? अपने बच्चों को वहां से निकाला कि नहीं निकाला? 23,000 बच्चों को 114 फ्लाइट में मुफ्त 1 महीने के अंदर भारत सुरक्षित पहुंचाया। ये बदलता भारत, ये है बदलता भारत। और तो और दूसरे देश के भी सज्जन भारत का तिरंगा लेकर के निकले यूक्रेन की सड़कों पर, और तब जाकर के उन्होंने भी अपनी जान बचाई। ये आज भारत का झंडा है, ये हमारा तिरंगा है, ये हमारी ताकत है। इसलिए जब मैं इन बातों को आपके सामने रखता हूं, तो मैं इन बातों को इसलिए रखता हूं क्योंकि देश बदल चुका है। आप बताइए, गांधी जी ने खादी शुरू किया था कि नहीं किया था? किया था। 70 साल कांग्रेस खादी खादी बोलती रही। इस साल 1,15,000 करोड़ रुपए का मोदी जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल, देश का कपड़ा पहनो, खादी पहनो, आज 1,15,000 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो खादी ने आजाद भारत में पहली बार इस्तेमाल किया है। इसको भी हम तैयार करें। और अब वो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है, सबसे तेज की गति से कंज्यूमर गुड बन गया है। वो उस श्रेणी में आकर के खादी खड़ा है। खादी कांग्रेस ही कहते रहे, और खादी का को प्रयोग में नहीं लाए, खादी को बढ़ाने का काम किया तो वह भी मोदी जी ने किया। अगर हम बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि आज भारत मांगने वाला देश नहीं है, देने वाला देश है। आज भारत इंपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर है। $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है भारत को, $400 बिलियन। ये कोरोना के बाद आज हमारा ग्रोथ रेट मूडीज के अनुसार 8.4% पर चल रहा है। इतनी बड़ी कोरोना की त्रासदी के बाद भारत फिर से चल पड़ा मोदी जी के नेतृत्व में, और उसका ग्रोथ रेट 8.4%। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत में जब हम 400 बिलियन की बात करते हैं, वहीं हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देकर, राशन पहुंचाकर अति गरीबी की रेखा को भारत ने 1% से नीचे रखा है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और 12% लोग इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार, उनके अनुसार 12% लोग गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं और वो उसकी रेखा से ऊपर आ गए। ये बदलता भारत है। अब यहां पर मैं एक बात जरूर बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या हमने स्वच्छता अभियान में टॉयलेट्स दिए कि नहीं दिए? क्या हमारी सरकार ने सब गांवों में बिजली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? हर घरों को बिजली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? बैंक के खाते खुलवा करके 100% सैचुरेशन किया कि नहीं किया? ये सब करने में क्या कभी किसी से पूछा किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है? हमने एक ही बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर के हम लोग चले और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए नए नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। आज हम स्टार्टअप में दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम बन गए हैं। 2014 में 500 स्टार्टअप थे, आज 68,000 स्टार्टअप है और आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है
अपने बिजनेस को जो शुरू किया है उसका साल का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर चला गया, यानी 100 ऐसी कंपनियां हैं जो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है। ये है बदलता भारत, जिसको हमको ध्यान रखना है। अभी जयराम जी चर्चा कर रहे थे, मैंने तो आपको कहा कि आपके शानदार और जानदार अंदाज से मुझे दिसंबर का अंदाज दिख रहा है, मुझे चुनाव दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आपका ही फोन आता था, नड्डा जी कहां हो? मैं कहता था मैं यूपी में हूं। क्या हो रहा है यूपी में, क्या होगा? मैंने कहा सब ठीक होगा। नहीं नहीं, इधर तो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत गड़बड़ है। क्या होगा उत्तराखंड में? मैंने कहा ठीक होगा। नहीं नहीं, इधर तो गड़बड़ बता रहे हैं। क्या होगा गोवा में? मैं कहता था ठीक होगा। नहीं नहीं, यहाँ तो गड़बड़ बता रहे हैं। मैंने कहा कौन गड़बड़ बता रहा है? बोले यहाँ लगे हुए, कई लोग लगे हुए, ऐसी चर्चा आ रही है, हम तो घबराए हुए हैं। मैंने कहा दिल थाम के बैठो, मोदी जी के कार्यक्रमों पर सभी जगह की जनता ढंग से मोहर लगाएगी और जिता करके हमको देगी। मित्रों, देश बदल गया है। अब देश जातिवाद पर वोट नहीं देता, क्षेत्रवाद पर वोट नहीं देता, अब लोग संप्रदायवाद पर वोट नहीं देते हैं, धर्म के नाम पर वोट नहीं देते हैं। अब लोग विकासवाद को लेते हैं और विकासवाद के साथ चलते हैं। मोदी के विकास, मोदी जी ने सबको धक्का दिखाया है, राजनीति की संस्कृति बदल करके रख दी है। आज किसी को भी आना होगा तो विकास की बात करनी पड़ेगी। उन्होंने परिवारवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, इलाकावाद, इस सब को हराते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद पर लोगों ने मुहर लगाई। 37 साल बाद, यानी 37 साल बाद कोई सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई और आजाद भारत में पहली बार मुख्यमंत्री दोबारा वही है। योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं आजाद भारत में, जो दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने, पहली बार। और कांग्रेस जिसने 30 साल राज किया, 389 सीट्स पर लड़ी और 379 सीट्स पर जमानत जब्त। हमसे पत्रकारों ने पूछा आपको क्या कहना है कांग्रेस पर? मैंने कहा अच्छा है, भाई बहन की पार्टी है, चले जितना चलने, कोई रोक थोड़ ना सकता। मैंने कहा अच्छी बात है, राजस्थान में रेप हो तो मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना घट जाए तो मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। अरे ये छोटे वादे दावे किसको दिखा रहे हो आप? भारत की जनता बड़ी बहुत जानकार है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी होता ही है, नया पहलवान जोश में होता है। 377 सीट पर लड़े और 377 सीट पर जमानत जब्त। छुट्टी। अभी उत्तराखंड का चुनाव हुआ, बोलने लगे यहाँ तो बारी बारी होती है। मैंने कहा देख लेना, अब की बारी हमारी बारी, फिर से होगी हमारी बारी। और ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इसको ले आए, उसको ले आए। 70 सीटें हैं, 70 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी, 68 सीट पर जमानत जब्त। 68 सीट। मैं गोवा गया तो वहां तो पोस्टर ही, या तो ममता या केजरीवाल। एयरपोर्ट से उतरो तो लाइन से, तो मैं पूछता था इनको कितनी सीटें मिलेंगी? भाई क्या हाल चाल है, क्या है? नहीं आप चिंता मत कीजिए नड्डा जी, बस आप आइए, मोदी जी आएंगे, प्रधानमंत्री लगेंगे, हम सब लोग लगेंगे, हमारी सरकार बनेगी। गोवा में अब तीसरी बार सरकार में आए, हैट्रिक बनाया है तीसरी बार। 40 सीटें हैं, 40 सीटों में 29 सीट आम आदमी पार्टी लड़ी, 35 पर जमानत जब्त हुई है, 35 पर जमानत जब्त। और टीएमसी तो बीच चुनाव में छोड़ करके चली गई, वॉकओवर ही हो गया, छुट्टी हो गई। मणिपुर में हमने विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, पहली बार विशुद्ध नॉर्थ ईस्ट में हमने पहली बार सरकार बनाई। मित्रों, भारत की जनता आपके साथ चलने को तैयार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना सामर्थ्य बढ़ाइए, उनका आशीर्वाद लेने की ताकत पैदा करेंगे और हमको फिर से हिमाचल की जनता आशीर्वाद देगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है।
मुझे पूरा भरोसा, हमने काम किया, हम काम करके आए। और मैं दावे के साथ यह बोलना चाहता हूं, कांग्रेस ने हिमाचल का हक मारा है और बीजेपी ने हिमाचल को हमेशा हक दिया। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और यहां वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। 9वां वित्त आयोग आया था एनकेपी सालवे का, मुझे याद है उस समय मैं छात्र नेता युवा नेता हुआ करता था। हिमाचल स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी। एनकेपी सालवे के 9th वित्त कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट समाप्त हो गया। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर, हिमाचल का हिस्सा चला। हमने पता नहीं शांता कुमार और धूमल जी के नेतृत्व में कितनी यात्राएं निकाली। महेश्वर जी को याद होगा न्याय यात्रा की, दिल्ली में गए थे गर्मी में, हमारे कुल्लू के लोग पूरे तैयारी से गए और उस गर्मी में, हाँ चोले में पूरे में गए वो, वहां उस गर्मी में हम लोगों ने अपनी बात रखी, कोई सुनने को तैयार नहीं। मोदी जी आए 2014 में, आपने किसी ने भी एक कागज नहीं मोदी जी को निवेदन किया, कोई मेमोरेंडम नहीं दिया। मोदी जी हमारे प्रभारी थे, हिमाचल को चाहते थे, हिमाचल उनका दूसरा घर है। जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने फिर से हिमाचल का हक रिस्टोर कर दिया और स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे दिया। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, केंद्र की स्कीम में हिमाचल सरकार को सिर्फ 10% देना पड़ता है, बाकी 90% भारत सरकार खर्च करती है। और वीरभद्र के राज में और राजीव गांधी के राज में 60 उनको खर्च करना पड़ता था, 40 हम करते थे। लेकिन मोदी जी ने हम लोगों को इससे निजात दिला दिया। 90% वो खर्च करेंगे, 10% हम खर्च करेंगे। ये फर्क ला करके खड़ा। आप बताइए, अटल जी यहां आए थे, उन्होंने यहां इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? ये बत्ती उनके कारण बसा था कि नहीं बसा था? ये डमडाल उनके कारण बसा था कि नहीं बसा था? ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया बने, डाटा सिपा, ये सब उसी समय बसे थे कि नहीं बसे थे? और जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार आई, इन्होंने वो पैकेज वापस ले लिया। ये है कांग्रेस का इतिहास। और क्या कहा कि नहीं जी हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है ये पैकेज। ये आज अलग बात है कि न हिमाचल में, न हरियाणा में, न पंजाब में कहीं भी कांग्रेस की अब सरकार नहीं है। उनको छुट्टी कर दी गई, गुड बाय कह दिया गया। ये भी हमको याद है। ये बदलता हुआ जी ने शिलान्यास किया, बाद में हमारी सरकार चली गई, कोई काम नहीं हुआ उस पर। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं गया था उनसे मिलने मनाली, जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे तो वो आए थे यहाँ, शायद 2005 की बात होगी, 4 की बात। उन्होंने मेरे से पूछा ये रोहतांग टनल का क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि अभी तो काम रुका हुआ है। तो अटल जी ने कहा था वो शिलान्यास, वो शिला मेरे दिल पर पत्थर है। ये बात उन्होंने कही थी। मोदी जी बगल में बैठे थे, वो हमारे प्रभारी थे। मोदी जी बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, लेकिन उन्होंने उसी दिन ठान ली थी। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसी दिन अटल टनल का रिव्यू किया और होल स्केल में काम चलाया। और 2017-18 में अटल टनल हिमाचल की जनता को और भारत की आर्मी को सुपुर्द किया गया और उसको हुआ आज हमारे लिए एक तरीके से वरदान साबित हो रहा है। कैसे हम हिमाचल को भूल सकते हैं? क्या किया था कांग्रेस के लोगों ने? और मैं जिन बातों को बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा पत्रकार मेरी बात को बारंबार उठाए। कोई भी कांग्रेसी नेता है तो उससे पूछे क्या किया था तुमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, क्या किया था तुमने इंडस्ट्रियल पैकेज का, क्या किया था तुमने अटल टनल का। ये कोल डैम और ये सैंड में जो डैम है, सैंड में जो पार्वती प्रोजेक्ट किसने किया शिलान्यास? 20 साल से लगता हुआ था, 20 ईयर्स। अटल जी ने इसका शिलान्यास किया। महेश्वर जी उस दिन उपस्थित थे। इसको अटल जी ने शिलान्यास किया। हम सब लोग उस समय मंत्री के रूप में उपस्थित थे और उसका श्री गणेश किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किया। अभी पीछे दिसंबर में आए थे 2021 के 11,000 करोड़ रुपए का
शिलान्यास किया, सारे डैम्स का उन्होंने शिलान्यास किया। इसलिए अगर मैं हिमाचल की बात करूं, लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, दौलत सिद्धि प्रोजेक्ट, सावड़ा प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम तीव्र गति से चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर, ये भी लगभग 392 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये हिमाचल को देन है। हिमाचल कभी सोच सकता था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में खुलेगा, सिरमौर में? कभी सोचा था? जो लोग राजनीति को जानते हैं नजदीक से, उनको मालूम है कि दिल्ली दूर होती है, लेकिन मोदी जी ने दिल्ली को दूर नहीं रखा, आपके गांव तक पहुंचा दिया है। इस बात पर यह याद रखिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अरे हमने अपने होश में तो एक ही मेडिकल साइंसेज सुना था, दिल्ली का। आज 1492 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। 4 मेडिकल कॉलेज बन गए। ये कुल्लू में भी ट्रॉमा सेंटर किसने दिया? हमारी सरकार ने। हर दृष्टि से विकास की बात। ये नेशनल हाईवे का काम कब चला? हमारी सरकार। कौन इन बातों को आगे बढ़ा रहा? हमारी सरकार। आयुष्मान भारत की इन्होंने बात की। दुनिया में 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर देना, और किसको देना? गांव वाले, रेडी वाले, फेड़ी वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, जो गरीब लोग हैं, उनको लिए दिया गया आयुष्मान भारत का ही काम। और जयराम भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने हिमाचल हिम केयर चला दिया। जो बचा उसको उन्होंने छोड़ लिया। हिमाचल 100% हेल्थ कवर 5 लाख रुपए का होगा। ये आपको गंभीर बीमारियों से लड़ने का कवच है, कवच। इस कवच को खड़ा किया। आप बताइए, उज्ज्वला योजना ने परिवर्तन किया कि नहीं किया आपके जीवन में? उज्ज्वला के कारण गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मैं पीछे से पूछना चाहता हूं, मिला कि नहीं मिला? मैं तो हिमाचल का रहने वाला हूं। मुझे याद है, हमारी बहनें 4 बजे सुबह उठती थी। मैं बार बार सुनाता हूं, जंगल में जाती थी, ठक 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 आवाज सुनती थी, पेड़ काटे जाते थे, पड़ोसी उठता था, झगड़ा करता था, ओए मेरे पेड़ तो नहीं काट दिया। फिर वो बोलती थी, नहीं जी ये तो मेरे जमीन में। झगड़े होते थे, पेड़ से गिरना होता था, तब जाकर के कहीं लकड़ी काट करके चूल्हा जलाती थी। आजकल हमारी बहनें घर में लाइटर टक से मारती हैं और तुरंत चाय बना करके पिला देती है। ये महिला सशक्तिकरण। आज कोई भी गांव नहीं बचा जहां शौचालय घर घर नहीं है। ये अंतर आकर के खड़ा है। और जयराम जी ने जो बच्चे लोग थे, उनको गृहिणी सुविधा के अंदर उनको भी आपने गैस के चूल्हे और कनेक्शन दे दिया। 100% शौचालय पहुंचा दिया। ये शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है बहनों, ये मातृशक्ति का एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है। इसको हमको समझना होगा। आप बताइए, इस 21वीं शताब्दी में हमारी बहनें ओपन में अपने खुले में अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाया करती थी। ये कौन सी उनको हमने आजादी दी थी? आजाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 1-2 को नहीं किया, 11 करोड़ बहनों को किया। 11 करोड़। ये अंतर हम लोगों ने देखा है। अभी स्मार्ट सिटी बन रही है, धर्मशाला बन रहा है, और हमारा शिमला बन रहा है। 500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। 500 करोड़ रुपए में हमारे को 50%, वहां 50% देना था। मोदी जी ने कहा नहीं, हिमाचल है, छोड़ दो, इनको से सिर्फ 50 करोड़ मिल जाए तो वो भी बहुत है, बाकी सारा 450 करोड़ हम लगाएंगे। ये अंतर है। इस विकास को हमको समझना पड़ेगा। और जयराम जी ने जो यहाँ योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, SC वर्ग के लिए, दलित भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे ST भाइयों के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए, ये जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, ये सारी योजनाएं महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, इनको सशक्तिकरण देती है, इनको ताकत देती है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम विकासवाद को लेकर के चलने वाले लोग हैं। आज सड़कों का जाल बिखरा। 6,000 से ज्यादा 5 साल में जयराम जी ने ग्रामीण सड़कें बनाई है। 6,000 किलोमीटर जयराम जी। आप समझिए कितने गांव जोड़े गए होंगे, किस तरीके से। और जहां सड़क नहीं बनी है वहां इसलिए नहीं बनती है क्योंकि लोगों ने जमीन देने से इनकार किया। अगर कोई भी जमीन देगा, सड़क दूसरे दिन बनेगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। ये हमारा विकास का है।
इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, मैं इतना आपसे जरूर आशा करता हूं कि आप जाएं गांव-गांव में, लोगों को इस बात को प्रेरित करें और बताएं कि हमारा हिमाचल आज बदला हुआ हिमाचल है, विकास की ओर चल पड़ा है, विकसित होकर के चल पड़ा है, विकसित होकर के चल पड़ा है और तीव्र गति से इसको हमको आगे बढ़ाना है। हम इसमें अपना योगदान कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं सिर्फ अंत में आपको एक निवेदन करने आया हूं। मैं बार बार आपके बीच में आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, लेकिन इस समय आपको मैं सिर्फ निवेदन करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को आशीर्वाद दें, हमारे हाथ मजबूत करें, कमल के निशान को मजबूती प्रदान करें और विकास में अपना योगदान आगे बढ़ाएं, उसको पूरी ताकत प्रदान करें। ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम हिमाचल में भी लहराएगा। यही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके मार्गदर्शन